स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और जो बच्चे जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आज का लेक्चर है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। आज हम क्वांटम नंबर के बारे में यानी कि केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बहुत सारी बातें समझेंगे। और आज के लेक्चर के लिए मैं ये कहूँगा कि आज के लेक्चर के बाद कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा सिर्फ उसी को अच्छे से करना, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको कितना भी भयानक बनाया जा सकता है, ख़तरनाक बनाया जा सकता है और आसान बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और उसी हिम्मत से अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो जो बातें बताऊंगा टू द पॉइंट, उन बातों को समझना, कोई ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है और उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाना। देखिए, अभी तक हमने प्लेनर मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने प्लेनर मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा है, यानी एटम के बारे में जो रदरफोर्ड ने कहा था वो ये कहा था कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स्ड पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। यानी रदरफोर्ड का कहना था कि एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ कुछ फिक्स पाथ हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इन्हें ऑर्बिट कहा जाता था। यानी रदरफोर्ड का ये मॉडल प्लैनेटरी मॉडल था, प्लेनर था। उसने कहा कि एटम एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। पहले तो ये कहा गया कि ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऑर्बिट्स के एलिप्टिकल मोड को भी कंसीडर किया गया। तो याद रखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ऑर्बिट सिर्फ सर्कुलर होते हैं? नहीं, ये एलिप्टिकल भी होते हैं, सिर्फ सर्कुलर नहीं होते। प्लेनर मॉडल की कुछ कमियों के आने के बाद फिर एटम के 3 डायमेंशनल मॉडल के बारे में बात की गई और कहा गया कि एटम प्लेनर नहीं है, 3 डायमेंशनल है। अब 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? 3 डायमेंशनल का मतलब ये हुआ कि एटम में अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही नहीं घूमता, वो वाई एक्सिस पे भी घूमता है, वो जेड एक्सिस पे भी घूमता है। यानी ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से हर एक एक्सिस में लगातार घूमता रहता है। ये 3 डायमेंशनल मॉडल के अंदर कहा गया। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डेवलपमेंट किए, क्वांटम फिजिक्स में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें जिन बातों के बारे में जानना है वो ये जानना है कि ऑर्बिट सिर्फ प्लेनर नहीं, सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल भी है। क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही प्लेन में घूमता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इस तरह से हर एक डायरेक्शन में घूमता है। अब साइंटिस्ट लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक डायग्राम बनाया जिसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम कहा गया। क्या नाम दिया गया? बड़े ध्यान से सीखना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम, इस डायग्राम का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, क्यों ना डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उस इलेक्ट्रॉन की पिक्चर को क्लिक किया जाए। जैसे आप कहीं पर हैं, आप लगातार इधर से उधर घूमते जा रहे हैं और आपकी अलग अलग टाइम इंटरवल पे अगर हम पिक्चर लें और उन सभी पिक्चर्स को सुपर इम्पोज कर दें। इसी तरह से साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ लगातार घूमता है और अगर अलग अलग समय पे इलेक्ट्रॉन के अलग अलग पिक्चर को ले लिया जाए और उससे एक डायग्राम बनाया जाए, इसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम कहा जाता है जहाँ पर ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इन डॉट्स से देख सकते हैं, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। आप दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। देखो, इस प्रोबेबिलिटी शब्द को समझो।
प्रोबेबिलिटी क्वांटम फिजिक्स का दिया हुआ एक बहुत ही नायाब शब्द था। आज की सारी साइंस इस प्रोबेबिलिटी शब्द के ऊपर है, जिसका मतलब होता है संभावना। हर चीज़ की संभावना है। आज से बहुत सालों पहले इस बात की संभावना नहीं थी कि आप समय को कैप्चर कर सकते हैं, टाइम को कैप्चर कर सकते हैं, इस बात की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन वीडियो कैमरा बनने की वजह से ये संभावना भी वहाँ पर आई। अब क्या है, अब हम किसी का भी फ़ोटो क्लिक करें, वो उस टाइम में वहाँ पर कैप्चर हो जाता है। जैसे आप अपने बारे में सोचो, आपने अपना एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को आप कुछ सालों बाद देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप उसी समय को दोबारा से देख रहे हैं जिस समय में आपने उस इमेज को बनाया था। पुराने ज़माने में कौन सोच सकता था कि इंसान उड़ भी सकता है, हवाई जहाज़ की यात्रा भी कर सकता है? कोई भी इस बात को नहीं सोच सकता था। लेकिन एक संभावना थी कि भाई हाँ, ऐसा हो सकता है। रावण के पास अपने जहाज हुआ करते थे, एक प्रोबेबिलिटी थी, संभावना थी। ये कहा जाता है कि टाइम ट्रैवलर का कंसेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवलर, कि समय यात्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, प्रोबेबिलिटी है। ऐसा हो सकता है आपके घर में ही कोई एक इंसान ऐसा घूम रहा हो जो फ्यूचर से आपके बीच में आया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट से आपके बीच में आया हो। कहीं भी इस बात को देखा जा सकता है। तो साइंस में एक नया कंसेप्ट आया जिसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता था। जैसे दोपहर के 11 बजे के आसपास नॉर्मल दिनों में, जब लॉकडाउन ना हो, नॉर्मल दिनों में अगर ये पूछा जाए कि भाई एक स्टूडेंट के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो दोपहर के 11 बजे के आसपास नॉर्मल दिनों की अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसके घर में है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, संभावना उसके स्कूल में है, घर में नहीं है, उसके स्कूल में है। सबसे ज़्यादा संभावना यही है। लेकिन इतना भी ज़रूर है कि वो बच्चा स्कूल में ही मिले, ऐसा नहीं भी हो सकता। कई तरह के बच्चे होते हैं, कोई स्कूल से बंक भी मारते हैं। हो सकता है वो उस दिन अपने स्कूल गया ही ना हो, इधर उधर घूम रहा हो, किसी सिनेमा हॉल में घूम रहा हो, पार्क में घूम रहा हो, पड़ोस में गया हो, कहीं और गया हो। यानी जब तक वो बच्चा मिल नहीं जाता, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी हर जगह है। जैसे आपका कोई दोस्त है, सपोज विभोर आपका कोई दोस्त है, आपके सामने नहीं है। जब वो आपके सामने नहीं है तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कहीं भी हो सकती है। वो अमेरिका में भी हो सकता है, अंटार्कटिका में भी हो सकता है, वो घाना में भी हो सकता है, अफ्रीका में भी, हांगकांग में भी, और ये भी हो सकता है कि वो आपके पड़ोस के घर में ही बैठा हो। लेकिन जब तक आपको वो दिख नहीं रहा, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना हर जगह है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, मिलने की संभावना, ये हर जगह होती है, हर जगह होती है, ये कहीं भी मिल सकता है। लेकिन इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होती है। ये न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा मिलता है। अब ध्यान रखो, एक फिजिकल क्वांटिटी साई स्क्वायर, इसे साई कहा जाता है। साई स्पेलिंग होती है PSI, जिसमें P साइलेंट रहता है। साई स्क्वायर, और इस साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी के नाम से पहचानते हैं। इसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हर जगह है, न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा है। लेकिन न्यूक्लियस से हम जितना दूर जाते जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, ज़ीरो नहीं है। इलेक्ट्रॉन को जब तक आपने नहीं देखा तब तक वो हर जगह मिल सकता है। जब तक आपने अपने दोस्त को नहीं देखा तब तक उसके मिलने की संभावना कहीं भी हो सकती है। वो अफगानिस्तान में भी हो सकता है, ग्रीनलैंड में भी हो सकता है, रशिया में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जिसको आप नहीं देख सकते, इसके मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी हर जगह हो सकती है। और इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स कहता है एटम का साइज इनफाइनाइट होता है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि एटम का साइज इनफाइनाइट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हर जगह होती है, हर डायरेक्शन में होती है। इसीलिए एटम का साइज इनफाइनाइट होता है।
तो अभी अभी में मैं जो बातें बताई याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज स्क्वायर, साइज स्क्वायर क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइज स्क्वायर। तो आपका जवाब होगा इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। आपसे पूछेंगे क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी होती है, आप कहेंगे बिल्कुल होती है। आपसे पूछेंगे एटम का साइज क्या है, तो आपका जवाब होगा एटम का साइज इनफाइनाइट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हर जगह होती है, एटम का साइज इनफाइनाइट होता है। अब एक और शब्द पे गौर करो, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही ज़रा देखो, अगर मैं 3 डायमेंशनल मॉडल की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रोटेट करता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हर जगह पे सेम है? अगर आपको इलेक्ट्रॉन तक कोई मैसेज पहुँचाना हो तो क्या कहीं भी खड़े हो जाओगे वो मैसेज पहुँचाया जा सकता है, या आप इस इलाके में खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक्स एक्सिस से जाएगा तो भी यहाँ से जाएगा, वाई एक्सिस से जाएगा तो भी यहाँ से जाएगा, जेड एक्सिस से जाएगा तो भी यहाँ से जाएगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम कहेंगे ये वो इलाका है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जाए यहाँ से होके ज़रूर जाएगा। और ऐसा इलाका, ऐसा एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी करीब 90% या उससे ज़्यादा होती है, ऐसे इलाके को ऑर्बिटल के नाम से पहचाना जाता है। अब मैंने ये नया शब्द इंट्रोड्यूस किया है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या हुआ? द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे इलाके को ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिट क्या था? ऑर्बिट था जहां इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर या एलिप्टिकल पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, वो ऑर्बिट होता है। लेकिन ये है ऑर्बिटल, इट इज़ द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और कोई पूछे कितना? 90% और अबव। कुछ पुरानी बुक्स में 95% होता था, लेकिन नए कंसेप्ट में 90% और अबव। अच्छा, एक बात और देखो, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है ही नहीं। आप यहां खड़े हो जाओ, इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, एक्स एक्सिस में घूमेगा, वाई में घूमेगा, जेड पे घूमेगा, यहां नहीं आएगा। तो ये इलाका वो हुआ जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। आपको हेजनबर्ग प्रिंसिपल में एक्सप्लेन भी किया था कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मिलता। तो एटम में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, संभावना 0 होती है, और ऐसे इलाकों को एक नए नाम नोड के नाम से पहचाना जाता है। इन्हें नोड कहा जाता है। अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन किया है कुछ शब्दों का, ऑर्बिटल और नोड। नोड क्या हुआ? जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। ऑर्बिटल क्या हुआ? जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। आगे आने वाले समय में इनकी टाइप्स के बारे में, इनके बारे में और भी ज़्यादा बातें करेंगे। अभी इन शब्दों को यहाँ पर पहचान लो। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ए साइज स्क्वायर इज इक्वल टू 95%, बी साइज स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी आपसे पूछा गया कि भाई साइज स्क्वायर इज इक्वल टू 95% और साइज स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है, प्रेडिक्ट करना है। कैसे बताओगे? साइज स्क्वायर 90% से ज़्यादा है, इसका मतलब इट सिग्निफाई एन ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल को सिग्निफाई करता है, और साइज स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 का मतलब ये नोड को सिग्निफाई करता है, इसे नोड कहा जाएगा।
तो एग्ज़ाम में कई बार हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते कि एग्ज़ामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह से वो आपसे सिग्निफिकेंस पूछते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जवाब दे पाएंगे कि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, नोड क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से आप जवाब दे सकते हैं। नाउ अब आगे बढ़ो। अब हमें क्वांटम नंबर के बारे में सीखना है। अभी देखो बहुत मेन टॉपिक है, यहाँ पर लोगों से बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, आपसे ना हो इस बात को बहुत अच्छे से बहुत गौर से समझना। क्वांटम नंबर किसे कहा जाता है? क्वांटम नंबर को समझाने से पहले मैं आपको एटम की ऑर्गेनाइजेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब हम एटम को क्या मानते हैं, एटम को क्या कंसिडर किया जाता है, ये अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये माना जाता है कि एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट को अब हम नाम देते हैं शेल, कि एटम के अंदर शेल होती हैं, ऑर्बिट होते हैं। जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ही ध्यान दो। आप सपोज एक इलेक्ट्रॉन हो, आप एक मोहल्ले में रहते हो, आप उस पूरे मोहल्ले में नहीं रहते हो, उस मोहल्ले में आपका एक मकान होता है जिसमें आप रहते हो। आप पूरे मकान में नहीं रहते हो, नहीं पाए जाते हो, आप किसी एक कमरे में पाए जाते हो। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एक मोहल्ला होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसे शेल कहा जाता है। वो इलाका जहां इलेक्ट्रॉन जनरली घूमता है उसे शेल कहते हैं। इस शेल के अंदर कुछ और छोटे इलाके होते हैं और इन छोटे इलाकों को सब शेल कहा जाता है, सब शेल कहा जाता है। यानी आपका पूरा मोहल्ला, जैसे आप सपोज किसी सेक्टर में रहते हो, सपोज आप 14 सेक्टर में रहते हो, तो वो 14 सेक्टर आपकी शेल हो गई कि आप वहाँ पर घूमते हो, वहाँ पर मिलते हो। अब उस पूरे के पूरे 14 सेक्टर में आप नहीं मिलते हो, आप वहाँ पर किसी मकान के अंदर मिलते हो। उस मकान को हम सब शेल कहते हैं। अब उस मकान में अलग अलग कमरे होते हैं और इन अलग अलग कमरों को ऑर्बिटल के नाम से पहचाना जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है और इन ऑर्बिटल के अंदर आप मिलते हो और इस तरह से इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस बात को अच्छे से समझना कि एक बड़ा मोहल्ला हुआ, उसमें एक मकान हुआ, मकान के अंदर कमरे हुए, कमरे में आप हुए। उसी तरह से एक बहुत बड़ी शेल हुई, शेल में सब शेल हुई और इस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये एटम की ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर किया जाता है। एक सब शेल यहाँ हो गई, एक सब शेल यहाँ हो गई, एक सब शेल यहाँ हो गई, उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल हो गए और ये हमारा लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम, इसे मॉडल ऑफ एटम कंसिडर किया जाता है। अब क्वांटम नंबर क्या हैं? क्वांटम नंबर ऐसे 4 नंबर हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस कहा जाता है। क्वांटम नंबर कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताते हैं। क्वांटम नंबर हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में कौन से शेल में है, किस सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसे क्वांटम नंबर कहा जाता है। जैसे मोबाइल में नहीं होता, जीपीएस ऑन कर लो, लोकेशन ऑन हो जाती है, तुरंत मालूम पड़ जाता है कि भाई आप कहाँ हैं या आपका दोस्त कहाँ पर है, तुरंत मालूम पड़ जाता है। उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने वाले इन 4 नंबर को क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो डेफिनेशन में हम कहते हैं सेट ऑफ 4 नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर्स विच tells us about electron, about location of electron in an atom, कि एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है उसे बताने वाले इन नंबर्स को क्वांटम नंबर कहते हैं। दूसरा मैंने कहा आपको कि इनको हम पोस्टल एड्रेस के नाम से भी पहचानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस, उसे भी क्वांटम नंबर को कहा जाता है। अब ये 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं इस बात को समझो।
पहला क्वांटम नंबर है जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से पहचानते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है, स्मॉल n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है उसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से पहचानते हैं। तीसरा होता है उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ होता है उसे स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से पहचाना जाता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर की, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से पहचानते हैं। अब ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें पहली इंफॉर्मेशन देता है, इट टेल्स अस अबाउट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में बताता है। ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल से बिलोंग करता है। जैसे देखो, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो अब ऑर्बिट या शेल को n से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट, और n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। तो इसकी वैल्यू को समझना, ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 दी गई है तो इसका मतलब फर्स्ट शेल, और जानते हैं ना फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं? K, सेकंड को L, थर्ड को M, फोर्थ को N, K, L, M, N, O, इस तरह से ये आगे कंटिन्यू करता है। तो n की वैल्यू हमें शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में बिलोंग करता है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें इससे मिलती है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -1312 Z² अपॉन n²। यहाँ n क्या बताता था? n यही तो बताता था कि कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये हमें शेल के बारे में बताता है। अभी मैं इनका साइमल्टेनियस यूज़ करना सिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले इस बात को अलग से नोट कर लेना कि n क्या रिप्रेजेंट करता है और उसके क्या क्या नाम है। हमारा दूसरा क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर को कॉमन नेम, जो फेमस नेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से पहचानते हैं। इसके कई नाम और भी हैं। इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के नाम से भी पहचानते हैं, कई नाम से पहचाना जाता है, और इसको स्मॉल l के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, रिमेंबर। अब ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है सब शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हमें सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, और दूसरा रिलेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी शब्दों को ध्यान रखो। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा था शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर उसने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। ऐसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल से बिलोंग करता है, कौन सी सब शेल से बिलोंग करता है। अब ध्यान रखना, L की वैल्यू होती है अप टू n-1। L की टोटल वैल्यूज होती हैं अप टू n-1। अभी मैं याद करना सिखाऊंगा आपको कि इसका क्या मतलब है। अभी जो डेटा दे रहा हूं उसका नोट करना। L की टोटल वैल्यू अप टू n-1। अगर L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अगर L 0 है तो इसका मतलब S सब शेल, P सब शेल, D, F, G, H एंड सो ऑन। इस तरह से इन सब शेल के नाम होते हैं। शेल का नाम क्या था? K। देखो भूलना मत,
मैं बार बार इस चीज़ को आपको याद दिला रहा हूँ कि सबसे पहले शेल होती है, शेल का नाम के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। और इन सब शेल के अंदर अलग अलग सब शेल होती हैं और इन सब शेल के नाम एस, पी, डी, एफ, जी, एच, एक्स वगैरह, ये इन सब शेल के नाम होते हैं। क्योंकि अगर हम एटम के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है शेल और सब शेल का जिक्र हमारे सामने अच्छे से होना चाहिए। अब मैं आपको इन दोनों क्वांटम नंबर का पहले यूज़ करना सिखाता हूँ, फिर हम अगले दो क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। भूलना नहीं, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है और इनके नाम के, एल, एम, एन इस तरह से होते हैं, इनके नाम भूलना नहीं है। इसके अलावा मैंने कहा l की वैल्यू अप टू n-1 होती है और l 0, 1, 2, 3, 4 S, P, D, F, G एंड सो ऑन, इस तरह से L के बारे में यहाँ पर कहा जाता है। नाउ लेट, मैं कहता हूँ पहले N, फिर उस शेल का नाम, फिर L की वैल्यू और फिर नेम ऑफ सब शेल कि उस सब शेल का नाम क्या होगा। अब मैं एटम के बारे में जानना चाहता हूँ कि किसी भी एटम में किसी भी शेल के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो उसमें कौन कौन सी सब शेल होंगी। जैसे मैं कहता हूं एटम में शेल नंबर 1, मुझे उसके बारे में जवाब दो कि फर्स्ट शेल में क्या क्या होता है। अगर मैं फर्स्ट शेल कह रहा हूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट शेल। अब अगर फर्स्ट शेल है तो इस शेल का नाम क्या हुआ k, द नेम ऑफ फर्स्ट शेल इज k। अब L की वैल्यू क्या होगी अप टू n-1, अप टू n-1, n कितना है 1, अप टू n-1 करूंगा तो अप टू 1-1 कितना आएगा 0। तो L का मतलब क्या हुआ, L की वैल्यू क्या हुई 0। अगर L 0 है तो सब शेल का नाम क्या है S, सब शेल का नाम S, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसे हम 1s कहेंगे। तो हमारा मतलब हुआ पहले ऑर्बिट में एक ही सब शेल होती है जिसका नाम 1s होता है, 1s। ऐसे ही चलो सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट बताएंगे शेल का नाम क्या होगा। सेकंड शेल, सेकंड ऑर्बिट का नाम क्या होगा। सेकंड ऑर्बिट का नाम होगा L, L। L की वैल्यू क्या होगी अप टू n-1। हमारी बुक में लिखा होता है n-1, लेकिन वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, आप इसको ऐसे याद करना अप टू n-1, अप टू n-1, n कितना हो गया 2, अप टू 2-1, अप टू 2-1 का मतलब अप टू 1, अप टू 1 का मतलब 0 एंड 1, ऐसे लिखना अप टू 1, n-1, n कितना है 2, 2-1, 2-1 का मतलब अप टू 1 और अप टू 1 का मतलब 0 एंड 1। अगर L 0 है तो इसका नाम S हुआ, अगर L 1 है तो इसका नाम P हुआ, अगर L 1 है तो इसका नाम P हुआ। तो अब मैं कहूँगा सेकंड ऑर्बिट है 2s एंड 2p। तो पहले ऑर्बिट में 1s सिर्फ एक ही सब शेल, दूसरे ऑर्बिट में 2s और 2p दो सब शेल। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ थर्ड ऑर्बिट, बताओ थर्ड ऑर्बिट, हो सके तो खुद ही लिख लो। थर्ड ऑर्बिट का नाम क्या होगा KL। अब बताओ, मैंने अभी आपको लिख के दिया था, क्या बनेगा M। L की वैल्यू अप टू n-1, n कितना है 3, अप टू 3-1 यानी अप टू 2, मतलब 0, 1 एंड 2 ये वैल्यू। अगर ये 0 है तो नाम हुआ S, 1 है तो P, 2 है तो D, क्योंकि थर्ड है तो 3s, 3p, 3d ये इन सब शेल के नाम हो गए। तो पहले ऑर्बिट में 1s, दूसरे में 2s, 2p, अगले में 3s, 3p और 3d। अब इस बात को कुछ ऐसे ही समझ लो जैसे मैंने लिखना सिखाया, वीडियो को बेशक से रिवाइंड करके देखना और सीखना। और अब इस बात को समझ जाओ, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये है तीसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट का नाम K, L, M ये हुआ। पहले में सब शेल कौन सी थी
1s, दूसरे में कौन सी थी 2s 2p, और तीसरे में कौन सी 3s 3p 3d। ऐसे ही अगर फोर्थ ऑर्बिट में निकालना हो तो n की वैल्यू 4 रखो, शेल का नाम, l की वैल्यू, सब शेल। इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि एटम में किसी शेल में कौन कौन सी सब शेल होती हैं, इसका यहाँ तक पता लगाया जा सकता है। बार बार हमें इन चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है, बार बार हमें इसको याद करना पड़ता है। अगर आप इसको बार बार साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो चीज़ें आसान रहती हैं। तीसरा क्वांटम नंबर है, इसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से पहचानते हैं, और इसे स्मॉल m या ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। पुरानी बुक्स में स्मॉल m और नई बुक्स में ml के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बेशक से इसको ml के नाम से ही याद रखो, क्योंकि लेटेस्ट टर्म ml के नाम से ही इसको हम पहचानते हैं। ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल। किसी भी सब शेल में ध्यान रखो, पहला क्वांटम नंबर कौन सा था आपका? प्रिंसिपल, उसने शेल के बारे में बताया, शेल। दूसरा एजिमुथल, उसने हमें किसी शेल में कितनी सब शेल होती हैं वो बताया। और ये है मैग्नेटिक, ये बताएगा कि किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल की हम बात करें तो ध्यान रखना, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? फॉर्मूला 2l+1, 2l+1, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 2l+1। और m की वैल्यूज क्या होती हैं? -l2 + l। सिखाऊंगा, पहले टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल को समझ लो। 2l+1 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सपोज आपसे कहते हैं सब शेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल्स बताने हैं। कोई भी सब शेल ले लेते हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। क्या होंगे? फॉर्मूला 2l+1 आपको बता ही दिया। सब शेल अगर है तो सब शेल के साथ l की वैल्यू भी आपको पता है, अभी अभी मैंने बताई थी आपको। m की वैल्यू क्या होंगी? m की वैल्यू को हम यहां पर लिखना सीखेंगे, क्या होगी? सब शेल और उसकी l की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्बिटल और ml। टॉपिक तभी बहुत ज़्यादा उलझ जाता है अगर हम पिछली चीज़ों को साथ साथ ना याद रखें। सपोज मैं कहता हूं एस सब शेल, एस सब शेल। अब एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? ध्यान करो, अभी मैंने ऊपर बताया था एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2। ये याद रखना पड़ेगा, कॉपी में साथ साथ नोट रखना पड़ेगा। तो अगर मैं कहता हूं सब शेल है S, तो L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0। S सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 2l+1। L की वैल्यू कितनी है? 0, तो 2 × 0 + 1 कितना हुआ? 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को अक्सर हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा था मोहल्ला शेल है, उस मोहल्ले के अंदर मकान है जो सब शेल है, और उस मकान के अंदर कमरा है जो ऑर्बिटल है। लेट वो कमरा आपका एक बॉक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर एक ऑर्बिटल है तो हम उसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ml की वैल्यू क्या होगी? ml की वैल्यू -l2 + l, क्योंकि l 0 है तो ml की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कमरा है इसको हमने नंबर दे दिया 0। जैसे कोई कमरा है, आपने उसके ऊपर नंबर लिख दिया 1, कमरा नंबर 1।
मैंने लिख दिया कमरे के ऊपर 0, कमरा नंबर 0। तो अगर सिर्फ 0 लिखा है तो 0 का मतलब एक ऑर्बिटल और उसके लिए वैल्यू 0। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं p सब शेल, p सब शेल, तो p के लिए मैंने अभी l की वैल्यू बताई थी 1। कितने ऑर्बिटल होंगे? l अगर 1 है तो 2 × 1 + 1 3, 3 ऑर्बिटल। और 3 ऑर्बिटल को हम 3 बॉक्सेस से शो करेंगे, ये 3 ऑर्बिटल हैं। l की वैल्यू, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? ml की वैल्यू -L2 + l, अगर l 1 है तो -1 0 + 1। देखो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो 3 कमरे हैं, इन 3 कमरों का जो नंबर है वो एक कमरे का नंबर -1 है, एक कमरे का नंबर 0 है और एक कमरे का नंबर +1 है। ये इसका मतलब होगा। एक ऑर्बिटल को -1 नंबर दे दिया, एक ऑर्बिटल को 0 नंबर दे दिया, एक ऑर्बिटल को 1 दे दिया, तो -1 0 और 1 ये इस तरह से यहाँ पर इन ऑर्बिटल को नंबर दे दिया जाता है। तो आप चाहें तो सिर्फ इतना ही याद रख लें, -1 0 + 1। आपसे कहा d सब शेल, d सब शेल l की वैल्यू 2, अगर l 2 है तो 2 × 2 + 1 5। d सब शेल में 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल को बताने के लिए 5 बॉक्सेस यूज होंगे, 5 बॉक्सेस। ml की वैल्यू -L2 + l, यानी -2 -1 0 1 और 2, यानी एक बॉक्स का नंबर -2, एक का नंबर -1, एक का 0, एक का 1, एक का 2। ये हमने कुछ नंबर इनको डेजिग्नेट कर दिए, ये इनके नंबर होंगे। तो बहुत ध्यान से करना है कितने ऑर्बिटल हैं और उन ऑर्बिटल्स का वैल्यूज़ क्या हैं, नंबर क्या हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस बात को समझ लो। देखिए तभी मैं पूरा कंसेप्ट एक क्लास में नहीं ले रहा, 2 क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। आप जो बातें मैं आज बताऊंगा उन सभी बातों को अच्छे से लिख के इनको याद रखेंगे। हमारा चौथा क्वांटम नंबर है, इसे स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर इसे कहा जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर को पुरानी बुक्स में s से और नई बुक्स में ms के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। फेमस रिप्रेजेंटेशन ms है। इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है, अपने एक्सिस। देखो इस बात का मीनिंग समझो। एटम का मॉडल दिया गया था प्लैनेटरी मॉडल, जिसमें यह कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है प्लैनेट की तरह। अब आप शायद इस बात को जानते हैं, हम अर्थ का एग्जाम्पल ले लें। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ये ऑर्बिट मोशन है। सन के चारों तरफ घूमती है, ऑर्बिट मोशन है, वो अपने ऑर्बिट में। लेकिन हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही है, लेकिन अपने एक्सिस पे भी वो घूमता है। और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे किस तरह से घूम रहा है, इसे उसका स्पिन वैल्यू कहा जाता है। स्पिन वैल्यू s और ms +½ अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और -½ अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसे -½ कहा जाता है। ध्यान से, +½ -½ क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा क्लॉक आधा एंटी क्लॉक, हाफ क्लॉक हाफ एंटी क्लॉक। हमारी अर्थ जो रोटेशन लेती है वो फुल क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हो सकता है। यानी प्लैनेट जो रोटेशन लेते हैं वो फुल क्लॉकवाइज या फुल एंटी क्लॉक। अगर फुल रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो वो +1, लेकिन अगर आधा क्लॉक और आधा एंटी क्लॉक तो क्या वैल्यू होगी? +½ और -½ ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को क्लियर होता ही नहीं कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ और -½ क्यों होती है। तो +½ और -½ का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आधा क्लॉकवाइज या आधा एंटी क्लॉकवाइज वो जो भी रोटेशन शो करता है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम।
इस बात को ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिज्म के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, तो आपका जवाब होगा स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, शेल के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल। सब शेल के बारे में कौन बताता है, एजीमुथल। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सब शेल के बारे में कौन बताता है, एजीमुथल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन। जो मैं बता रहा हूं ये शब्द लिख लेना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस या मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम, इसके बारे में स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। एक और चीज ध्यान रखना, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक चीज ये आगे रूल आएगा जिसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड विथ ऑपोजिट स्पिन। इस पॉइंट को याद रखना कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होता है। दोबारा से इस लाइन को याद रखना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनका स्पिन ऑपोजिट होता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना, ये पॉइंट आपको क्लियर कट याद रहना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। अब देखो, मैं इन चारों क्वांटम नंबर का एक कंप्लीट यूज सिखाता हूं, सीखना। सबसे पहले n, फिर उस शेल का नाम क्या होगा, उसके बाद l के बाद सब शेल का नाम क्या होगा, सब शेल का नाम क्या होगा, ध्यान से। फिर ऑर्बिटल्स और फिर उसके बाद ml की वैल्यू, यानी ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू क्या होगी, फिर उसके बाद ms और लास्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से हमें एटम के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मालूम पड़ेगी। अब हम एटम के बारे में इस बात को पहचान पाएंगे कि एटम में किसी ऑर्बिट में कितनी सबशेल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं और उनके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हम इस बारे में पहचान पाएंगे। मैं याद दिला देता हूं आपको कि n की वैल्यू मैंने बताई 1 2 3 4 सो ऑन, k l m n, ये आपको याद रहे। l की वैल्यू अप टू n-1 होती है, l की वैल्यू अप टू n-1 होती हैं और l 0 1 2 3 सो ऑन, s p d f g, इस तरह से l की वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैंने कहा 2l + 1। ml की वैल्यू मैंने कहा, ml की वैल्यू -l 2 + l -l 2 + l। ms स्पिन क्वांटम नंबर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, +½ और -½ इस बात को समझना। बहुत गहरा ज्ञान है, थोड़े से इस ज्ञान को बहुत आराम से करने की कोशिश करें। पहले हम n की वैल्यू यानी फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट n अगर 1 है तो शेल का नाम क्या होगा, शेल का नाम k होगा। अगर n 1 है तो शेल k, l की वैल्यू क्या होगी, अप टू n-1, n क्योंकि 1 है अप टू 1-1 यानी 0, l की वैल्यू 0। अगर l 0 है तो सब शेल का नाम s होगा, क्योंकि ऑर्बिट 1 है तो इसको 1s कहा जाएगा। कितने ऑर्बिटल होंगे, 2l + 1, l 0 है तो 2 × 0 + 1 यानी 1 ऑर्बिटल होगा। चाहे 1 लिख दो या इसके साथ एक बॉक्स दिखा दो, 1 ऑर्बिटल। ml की वैल्यू क्या होगी, -l2 + l, l क्योंकि 0 है तो ml की वैल्यू 0 होगी। ms, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और विद ऑपोजिट स्पिन, अभी मैंने बताया था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक +½ होगा और एक -½ टोटल इलेक्ट्रॉन।
जितने ऑर्बिटल आए उसका डबल द नंबर। ऑर्बिटल अगर एक है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है K, उसमें एक सब शेल है 1s जिसमें एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट के बारे में जानते हैं। सेकेंड ऑर्बिट, नाउ n इज इक्वल टू सेकेंड। सेकेंड ऑर्बिट का नाम क्या है L, दिस इज L। अब L की वैल्यू क्या होगी, अप टू n-1, n की वैल्यू टू अप टू 2-1 यानी अप टू 1, 0 एंड 1। 0 अगर है तो L, तो इसका नाम है S, 1 है तो P, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट है तो 2s और 2p। नाउ ऑर्बिटल कितने होंगे, इसके ऑर्बिटल अलग और इसके ऑर्बिटल अलग। 2l + 1, L 0 है तो 2 × 0 + 1 यानी 1 ऑर्बिटल। ये 1 है तो 2 × 1 + 1 यानी 3 ऑर्बिटल। तो टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए हमारे पास सेकंड शेल के अंदर, 4 ऑर्बिटल हो गए। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4। ml की वैल्यू -L2 + L, यहाँ L 0 है तो ml की वैल्यू 0, यहाँ L 1 है तो -L2 + L यानी -1 0 और +1, -1 0 और +1, इस तरह से ये वैल्यू बनेगी। अच्छा, अब देखो ms की वैल्यू। ms, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी +½ -½ +½ -½ इस ऑर्बिटल के लिए। 3 ऑर्बिटल हैं तो हम ऐसे लिखेंगे +½ -½ × 3, +½ -½ × 3, यानी 3 ऑर्बिटल हैं जहां पर हर एक में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 ऑर्बिटल हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल 8। जानते हो कि शायद आप पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब एक लास्ट सीख लो। अब थर्ड ऑर्बिट के बारे में और सीख लेते हैं। थर्ड ऑर्बिट, अगर मैं n इज इक्वल टू थर्ड कहता हूं तो शेल का नाम क्या होगा, ये ऊपर देखो लिखा हुआ है, थर्ड ऑर्बिट है तो शेल का नाम क्या होगा m। l की वैल्यू अप टू n-1, n3 है अप टू 3-1 यानी अप टू 2, 0 1 2, नाम क्या होगा, 0 है तो s यानी 3s 3p 3d, ये नाम होगा 3s 3p 3d, ये नाम हो गए यहाँ पर इस तरह से। अच्छा, ऑर्बिटल कितने होंगे, 2l + 1। l अगर 0 है तो 3s में एक ऑर्बिटल होगा, 2l + 1, l की वैल्यू 0 तो एक ऑर्बिटल। p में देखो 2 × 1 + 1 यानी 3 ऑर्बिटल, ये वैल्यू 2 है तो 2 × 2 + 1 यानी कि 5 ऑर्बिटल। तो टोटल यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हो गए, देखो 9 ऑर्बिटल। अगर 9 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 9 है तो 18। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ml की वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग, -L2 + L यानी -1 0, आपका जो वैल्यू है वो उसके हिसाब से देखा जाए। L 0 है तो ये वैल्यू 0, ये 1 है तो -1 0 + 1, ये 2 है -2 -1 0 1 एंड 2, -L2 + L। स्पिन क्वांटम नंबर, एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन +½ × -½ 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, यहाँ +½ -½ × 3 और यहाँ +½ -½ × 5, क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं इस तरह से। देखो यहाँ मैंने अभी आपको क्वांटम नंबर बेसिक्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया। इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो और अपने नोट्स सामने बना लो। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर बताता है वगैरह। आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि अगर n इतना है, l इतना है, ml इतना है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने को कहें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एकदम से निकालने आने चाहिए। तो आज इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगली क्लास तभी अच्छे से हो पाएगी जब आप इस क्लास को पहले अच्छे से रट लें, अच्छे से याद कर लें, तो नेक्स्ट क्लास आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।